Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उसमें कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। ब्रिज फॉर्म और फुल टेक्स्ट। देखिए आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में टर्म यूज है ब्रिज फॉर्म और फुल टेक्स्ट। इससे क्या मुराद है? आपको याद होगा एक लेक्चर में मैंने कहा था कि जब पब्लिकेशन और प्रॉस्पेक्टस से पढ़े थे तो प्रॉस्पेक्टस जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना होता है, और शायद किसी लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि इसमें 100-150-200 के करीब पेजेस होते हैं प्रॉस्पेक्टस में, बाज़ का 100 से 200 के दरमियान में। तो आपने शायद सोचा हो कि ये कैसे पॉसिबल है कि 100 से 200 सफ़ों का जो प्रॉस्पेक्टस है वो एक अखबार में छप जाएगा। ठीक है, ये मुश्किल होता है, नहीं छप सकता ना। तो इसीलिए वो SCCP ने अलाउ किया है कि आप उसकी समरी बना लें प्रॉस्पेक्टस की, और उसमें जो सिर्फ समरी फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं वो आप पब्लिश करवाएं न्यूज़पेपर में। तो उस फॉर्म को कहते हैं अब्रिज्ड फॉर्म, यानी समराइज्ड फॉर्म, समरी फॉर्म। और फुल टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप अलहदा से पूरी एक डॉक्यूमेंट बनाएं और वो लोगों के साथ शेयर करें। अब्रिज्ड फॉर्म बेसिकली यूज की जाती है न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में करेंसी फार्म लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी थ्रू इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड इंटेंड्स टू इशू ए प्रोस्पेक्टस। Advise the management as to who would be liable under the Securities Act 2015 to compensate the investor in case there is any deficiency in the prospectus. क्वेश्चन का जो यहाँ तक हिस्सा है वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है कि हमने बताना है कि अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई मिस स्टेटमेंट होती है, तो कौन लायबल होगा। तो वो हम बता देंगे एवरी ऑफरर और इशूअर, और फिर इसके बाद एवरी डायरेक्टर ऑफ ऑफरर और इशूअर, और फिर एनी अदर पर्सन who signed prospectus. Next करें and under what circumstances this liability would arise, कि किन सिचुएशन में ये लाइबिलिटी अराइज होगी, किस सिचुएशन में ये लोग लाइबल होंगे। ये वो कंडीशन बतानी है हमने कि जब मिस स्टेटमेंट होगी और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर रिलाई करते हुए कोई इन्वेस्टर सिक्योरिटीज परचेज करेगा और उसे लॉस होगा। ये कंडीशन है, ये सर्कमस्टांसेस हैं जब लाइबिलिटी अराइज होगी। ये क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। चलिए आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 23 जो कि है मॉर्टगेज एंड चार्जेस। इसमें आज के लेक्चर में हम दो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। एक पावर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बोरोइंग, और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बोरोइंग। बेसिकली जो कंपनी कोई भी जो फाइनेंस रेज करना चाह रही है, पैसे इकट्ठे करना चाह रही है, कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी के पास फाइनेंस रेज करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। तीन बड़े सोर्सेज हैं। शेयर्स, यानी शेयर इशू करके कंपनी पैसे इकट्ठे कर सकती है। दूसरा डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स को इशू करके पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। और तीसरा लोन, यानी किसी भी पर्सन से या बैंक से लोन लिया जा सकता है और लोन के जरिए से भी कंपनी जितने भी इसके फाइनेंस की जरूरत है वो रेज कर सकती है, पैसे इकट्ठे कर सकती है। इसमें जो शेयर्स और डिबेंचर्स है इनके लिए कलेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है लॉ में सिक्योरिटीज। ठीक है, और ये इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ पेपर होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है 23 ये रिलेट कर रहा है डिबेंचर्स और लोन से। शेयर्स के बारे में हमने चैप्टर 22 में पढ़ लिया। ठीक है, जो शेयर से रिलेटेड प्रोविजंस थे। अब हम ये इस चैप्टर में जो फोकस कर रहे हैं वो डिबेंचर और लोन के ऊपर होगा, इन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर, कि कंपनी कैसे पैसे इकट्ठे कर सकती है लोन के जरिए से, और अगर वो किसी से लोन लेती है या डिबेंचर इशू करती है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसको पूरा करने पड़ते हैं। पहला कंसेप्ट जो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं वो है बोरिंग्स बाय कंपनी। क्या एक कंपनी जो बारो करती है इसकी पावर क्या है और रिस्ट्रिक्शंस क्या है बारो करने के ऊपर।
तो सबसे पहले जो हमें सिखा रहा है वो ये कि किसी भी कंपनी की ये डीम्ड पावर होती है कि वो अमाउंट बारो कर सकती है। डीम्ड, आप अकाउंटिंग में एक वर्ड पढ़ते होंगे एज्यूम या अजम्पशन लेना, एज्यूम करना। एज्यूम कि कोई चीज कहीं पे लिखी नहीं हुई लेकिन एज्यूम किया जाता है, फर्ज किया जाता है कि वो चीज ऐसे है। जैसे क्वेश्चन काउंटिंग का करते हैं, उसमें कोई इंफॉर्मेशन उसने दी नहीं, आप एज्यूम करते हैं और अपने क्वेश्चन को आगे चलाते हैं। उसी तरह लॉ में जो एज्यूम्ड की जगह पे वर्ड यूज किया जाता है डीम्ड, इसका मतलब भी वही है जो एज्यूम का मतलब है। तो लॉ ये कहता है कि किसी भी कंपनी की ये डीम्ड पावर है, एज्यूम्ड पावर है। एज्यूम किया जाता है कि उसके पास पावर है कि वो लोगों से पैसे बारो कर सकती है, लोगों से लोन ले सकती है। यानी एज्यूम्ड पावर है कि वो डिबेंचर भी इशू कर सकती है, वो किसी बैंक से या दूसरे लोगों से लोन भी ले सकती है। एज्यूम्ड पावर होती है उसके पास। इस पावर का स्पेसिफिकली कहीं लिखा जाना लाजमी नहीं है। अगर मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि कंपनी अमाउंट बारो कर सकती है कि नहीं, तो क्या अज्यूम किया जाएगा? बारो कर सकती है कि नहीं? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले हमने एक केस स्टडी भी पढ़ी थी जिसमें कंपनी बैंक के पास गई और मैनेजर ने कहा कि आपकी जो मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन में है ये बोरोइंग पावर्स के बारे में कुछ जिक्र नहीं है। तो उस पर जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था उसने रिप्लाई किया कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में हम इसको चेंज कर देंगे। तो बताइए क्या मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को चेंज करने की जरूरत है? नहीं है। अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्टिल एक कंपनी के पास पावर है, डीम पावर होती है उसके पास कि वो अमाउंट बारो कर सकती है। पावर क्लियर हो गई। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन, क्या किसी भी कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां भी है बोरिंग के हवाले से? कहता है बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है कंपनी के ऊपर? पहली रिस्ट्रिक्शन कि पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने से पहले बारो नहीं कर सकती कोई भी अमाउंट। ठीक है, इस पे भी हमने, आपको याद होगा, केस स्टडीज की थी कि एक पब्लिक कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड होता है और जब तक वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन नहीं करते तो उसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर तो बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट है वो तो स्ट्रेट अवे वाइड हो जाते हैं। जो सेल एंड परचेज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी नेचर प्रोविजनल होती है। तो पहली रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई कि पब्लिक कंपनी जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन नहीं करेगी ये अमाउंट बारो नहीं कर सकती। दूसरी कंडीशन उन्होंने लगाई, अब देखें असल में जो अमाउंट कब बारो करनी है, कितनी बारो करनी है, ये डिसीजन करते हैं डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को कुछ बाज़ ये खतरा होता है कि हम तो अपने घर में बैठे होंगे, हमें तो नहीं पता डायरेक्टर्स जो है वो क्या डिसीजन कर रहे हैं डेली बिजनेस की रूटीन में। तो कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टर्स इतनी ज्यादा अमाउंट बारो कर लें जो कंपनी के लिए पे करना मुश्किल हो जाए और बाद में लाइबिलिटी जो है वो हमारी बन जाए फॉर एग्जांपल, या अगर लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड भी है, स्टिल जाहिर है जब कंपनी पे नहीं कर सकेगी अपने डेट्स, बैंकरप्ट होगी, तो जो उसके ओनर्स है उनका नाम भी जाहिर आएगा खबरों में, वो भी बदनाम होंगे कि जी इन लोगों की कंपनीज थी और इन्होंने लोन लिया और पे नहीं कर सके। तो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि डायरेक्टर्स को खुली छुट्टी ना मिले कि जितना मर्जी लोन ले ले, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो डायरेक्टर के पास पावर हो वो लोन ले भी सके। तो वो कोई दरमियानी रास्ता चाहते हैं कि डायरेक्टर के पास ये पावर भी हो कि जरूरत के वक्त लोन ले सके और वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लोन भी ना ले। तो इसके लिए वो आर्टिकल्स में बाज़ औक़ात एक अमाउंट मेंशन कर देते हैं कि डायरेक्टर्स अप टू ₹200 मिलियन लोन ले सकते हैं। आर्टिकल्स में एक लाइन क्या लिख दी जाती है कि डायरेक्टर्स अप टू ₹200 मिलियन लोन ले सकते हैं। अब अगर आर्टिकल्स में लिख दिया गया, ये एक लिमिट लगा दी गई, अब डायरेक्टर्स मुझे बताइए अगर 50 मिलियन, 60 मिलियन, 150 मिलियन तक लोन लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन 200 मिलियन तक पहुंच गए, उसके बाद 250 मिलियन, 50 मिलियन मजीद लोन लेना चाहते हैं, क्या डायरेक्टर्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसके लिए उन्हें पहले आर्टिकल्स की अल्टरेशन करवानी पड़ेगी जो जाहिर है मेंबर्स की अप्रूवल के साथ होगी। पहले मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगी, आर्टिकल्स की अल्टरेशन करवाना पड़ेगी, फिर उसके बाद फर्दर 50 मिलियन लोन ले सकते हैं। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है डायरेक्टर्स पे। हाँ, इस सूरत में फर्ज कीजिए अगर 200 मिलियन स्पेसिफाई किया गया था आर्टिकल्स में, डायरेक्टर ने 250 मिलियन का लोन ले लिया,
तो जो 50 मिलियन एक्स्ट्रा होगा, चूंकि डायरेक्टर्स ने अपनी पावर से, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 मिलियन उन्होंने बोरो किया, इसको कहते हैं अल्ट्रा वायर्स बोरिंग, अल्ट्रा वायर्स बोरिंग। और इसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल होते हैं। इस एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्सीड करेंगे डायरेक्टर्स, इनके लिए फिर वो पर्सनली लायबल होते हैं। जी, तो कुछ क्लियर हुआ? पावर्स क्या है और रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पावर क्या किसी कंपनी की बोरिंग के हवाले से कि एज्यूम्ड किया जाता है डीम्ड पावर है उसके पास, आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में कुछ ना भी लिखा हो, उसके बावजूद कोई भी कंपनी अमाउंट बारो कर सकती है। वो अमाउंट डिबेंचर इशू करके भी बारो कर सकती है, वो लोन लेके बारो कर सकती है। क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी की बोरिंग पावर्स के ऊपर? बिल्कुल। एक रिस्ट्रिक्शन तो कंपनीज एक्ट ने लगा दी। वो क्या लगाई कि पब्लिक कंपनी जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन नहीं करेगी, बोरिंग नहीं कर सकती। और एक रिस्ट्रिक्शन है जो मेंबर्स अगर चाहे तो लगा सकते हैं। वो क्या कि मैक्सिमम अमाउंट आर्टिकल्स में मेंशन कर दें जहां तक डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं। अगर डायरेक्टर उससे ज्यादा अमाउंट से लोन लेते हैं तो वो पर्सनली लायबल होंगे, उसको कहते हैं अल्ट्रा वाइज बोरिंग। जी, यहां तक बात समझ आती है? चलिए, अब ऐसा कीजिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की रीडिंग कर लीजिए, एंड में क्वेश्चंस भी देखिए, अटेम्प्ट कर सकते हैं कि ना। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। एंड में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर समझ आ गया? क्या कंपनी बारो कर सकती है? बिल्कुल बारो कर सकती है। जरूरी नहीं है कि उसके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में इस तरह की कोई चीज लिखी हो। नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ बारोइंग। बारोइंग की कितनी टाइप्स हो सकती है, कंपनी कितने तरीकों से जो लोन ले सकती है, रिसीव कर सकती है। देखिए, बोरिंग जो है उसकी दो बड़ी टाइप्स हैं। या डिबेंचर्स इशू किया जाए, ये भी बोरिंग कहलाती है, या डायरेक्ट बैंक से लोन लिया जाए, ये भी बोरिंग कहलाती है। शेयर्स जो है ये बोरिंग नहीं है, ठीक है। ये तो इन्वेस्टर जो है वो कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिबेंचर्स इशू करेंगे, इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। नॉर्मली लोन ऑब्टेन करने के लिए किसी किस्म का प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। ये दो पार्टीज की पर्सनल ट्रांजैक्शन समझी जाती है लोन लेना। इसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इसमें किसी किस्म का प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर जो है ये नॉर्मली किसको इशू किया जाता है? नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है, लेकिन सम टाइम अगर किसी बैंक के साथ अरेंजमेंट हो तो बैंक को भी इशू किया जा सकता है।
अगर तो डिबेंचर जनरल पब्लिक को इशू किया गया तो फिर इसके लिए लाजमी है प्रॉस्पेक्टस इशू करना। लेकिन अगर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं बैंक को, तो चूंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, किन को इशू किए जाते हैं? जनरल पब्लिक को। और वो हमसे पूछ रहा है वो नेक्स्ट, वो कहता है बताओ, डिफाइन करो, डिबेंचर्स की डेफिनेशन बताओ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। जिस तरह जब हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था, शेयर कैपिटल के टॉपिक में, हमने शेयर्स को समझने, क्योंकि इससे पहले कभी हमने शेयर का नाम नहीं सुना था, हमने शेयर को समझने के लिए उसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। ठीक है, तो फिर हमें कंसेप्ट समझ में आया कि शेयर्स होता क्या है। कंसेप्चुअली शेयर्स और डिबेंचर्स की वर्किंग एक ही तरह की है, फर्क सिर्फ ये है कि ये कंपनी का कैपिटल में कंट्रीब्यूशन होती है और ये बोरिंग होती है जो रीपे करनी है। शेयर्स जो है ये आपको पता है इरिडीमेबल होता है, ये कंपनी ने रीपे नहीं करना होता। डिबेंचर में कह रहा है डिफाइन कीजिए इसको और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए डिबेंचर्स की क्या होती है। तो डेफिनेशन में कह रहा है सिक्योरिटीज। आपको पता है मैंने वर्ड सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज में फर्क बताया था आपको। वो कह रहा है डिबेंचर सिक्योरिटीज होती हैं, ऐसी सिक्योरिटीज जो इशू की गई है, किस लिए? टू बोरो मनी। इसका मतलब है वो सिक्योरिटीज जो इशू की गई है बोरोइंग के लिए नहीं, वो डिबेंचर्स नहीं कहलाएंगी, वो तो शेयर हो जाएंगे। डिबेंचर्स कौन सी सिक्योरिटीज होंगी? जो किस लिए इशू की गई है? टू बोरो मनी। ठीक है, आगे इसके बाद इसकी एग्जांपल्स दे रहा है। देखिए कंसेप्ट यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ऐसी सिक्योरिटीज जो आपने बोरो अमाउंट बोरो करने के लिए इशू की है, वो हमारी डिबेंचर्स कहलाएंगी। आगे डिबेंचर्स के डिफरेंट नेम है, वो हमें बता रहा है। ठीक है, दो तीन उसने एग्जांपल्स दी। एग्जाम के क्वेश्चन में वो किसी भी नाम के साथ डिबेंचर्स का कंसेप्ट टेस्ट कर सकता है। आपको जहन में क्लियर रखना है कि डिबेंचर की एग्जांपल में उसने एक हमें टीएफसी कहा, टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट। टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट, डिबेंचर स्टॉक भी कहा जाता है डिबेंचर्स को, या कहता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपने डेट लिया हो, जिसमें आपने डेट लिया हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू कर दे, कोई भी पीस ऑफ पेपर इशू कर दे जिसके बदले में आपने डेट लिया हो, तो उसे क्या कहेंगे? डिबेंचर। पहले उसने हमें डिबेंचर के दो तीन नाम बताए जो वो यूज कर सकता है, प्रैक्टिस में यूज कहता है टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, या एब्रीविएट किया जाता है टीएफसी, डिबेंचर स्टॉक। फिर उसके बाद उसने कहा कि इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसे कोई भी नाम दे दे, कंपनी कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करे जिसके पीछे पर्पस ये हो कि डेट कलेक्ट करना है, अमाउंट बारो करनी है, उसे हम डिबेंचर्स का नाम देंगे। ठीक है, एग्जाम में खास तौर पर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट की एग्जांपल जहन में रखिएगा। जहां कहीं वर्ड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट आए फौरन आपके जहन में आ जाए तो डिबेंचर को कहते हैं। फिर इसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। हम इस डिबेंचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे और साथ में इसे कंपेयर करते रहेंगे शेयर के साथ, शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ठीक है, ताकि एक तो हमारा शेयर्स वाला कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, और दूसरा जब किसी कंसेप्ट को कंपैरेटिव फॉर्म में हम पढ़ते हैं तो वो ज्यादा क्लियर होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है। कहता है पहली चीज, डिबेंचर्स पे नॉर्मली इंटरेस्ट होता है और ये इंटरेस्ट फिक्स होता है। डिबेंचर्स आर यूजुअली फिक्स्ड इंटरेस्ट बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं और इंटरेस्ट की अमाउंट भी क्या होती है? फिक्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जहन में रखे पाकिस्तान में ऐसी ऑप्शन भी है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो बीइंग ए मुस्लिम हम इंटरेस्ट जो है ये पसंद नहीं करते, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम लोन देने को तो तैयार हैं, बदले में हम सूद नहीं लेंगे। आप ऐसा कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो आप हमारे साथ सर्टेन परसेंटेज एग्री कर लें कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 1%, 2%, 3% आप हमें दे देंगे। अब ये हमारी किस्मत प्रॉफिट होता है या नहीं होता। अब इस अरेंजमेंट से है दिया लोन, लेकिन रिटर्न में फिक्स परसेंटेज नहीं ली जा रही। इसे कहते हैं सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। जो सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट होती है वो फिर किस पे बेस कर रही होती है भला? प्रॉफिट पे। कहता है ये ऑप्शन भी है, अगर आप फॉर एग्जांपल वो सूद लेना चाहते हैं तो ठीक है, डिबेंचर फिक्स इंटरेस्ट बेस्ड भी आपको मिल, कंपनी फिक्स इंटरेस्ट बेस्ड डिबेंचर भी इशू करते हैं। लेकिन अगर आप सूद नहीं लेना चाहते तो ऐसे डिबेंचर्स भी अवेलेबल हैं जो कि नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट पे बेस नहीं करते। तो ज्यादातर डिबेंचर्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट बेस्ड। अच्छा मुझे बताइए क्या शेयर्स भी इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं? नहीं, वो तो 100% कंफर्म है कि वो प्रॉफिट बेस्ड होंगे।
इक्विटी शेयर्स जो है और ऑर्डिनरी शेयर जिन्हें हम कहते हैं, प्रॉफिट बेस्ड हो गए। नेक्स्ट वो कहता है कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे डिबेंचर होल्डर्स के। अगर आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स है, क्या आप उस कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? क्या आप उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वो कहता है नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे कि किसी भी जनरल मीटिंग को जाके अटेंड कर सकें या उसमें वोट कास्ट कर सकें। हाँ, समटाइम्स कुछ एक्सेप्शनल केसेस में डिबेंचर होल्डर्स की अलहदा से मीटिंग होती है। एक्सेप्शनल केस में वो कहता है उस मीटिंग में जो डिबेंचर होल्डर्स की अलहदा से मीटिंग है उसमें जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन वो जनरल मीटिंग नहीं कहलाती। जनरल मीटिंग कौन सी होती है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग। ठीक है, वो क्रेडिटर्स मीटिंग कहलाती है, ये शेयर होल्डर। तो जनरल मीटिंग में डिबेंचर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई वोट कास्ट नहीं कर सकते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ आती है? तो मुझे बताइए शेयर्स वाले में क्या कंसेप्ट था? क्या शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वोट कास्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है डिबेंचर्स आर यूजुअली रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या है? वापस किए जाएंगे, यानी कुछ अरसे के बाद कंपनी डिबेंचर्स को वापस लेके जो भी अमाउंट थी वो डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देगी। अब जाहिर है डिबेंचर्स की नेचर क्या है? लोन की नेचर है, और आपको पता है लोन या बोरिंग जो है वो आपने रिटर्न लाजमी करनी होती है। तो इसीलिए इसने कहा नॉर्मली डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीमेबल होते हैं, लेकिन सम टाइम ऑप्शन उन्होंने रखी हुआ है, सम टाइम आप कुछ ऐसे डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं जो इरिडीमेबल हो। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे हो कि आप डिबेंचर होल्डर्स को कहें कि आप ऐसा कीजिए 10 साल के लिए हम आपको डिबेंचर इशू करते हैं, 10 साल के बाद आपके पास ऑप्शन होगी कि या तो आके वापस आके हमसे पैसे ले लीजिए या इसके बदले में हम आपको शेयर्स इशू कर देंगे, ताकि एक जो डिबेंचर होल्डर्स है जिन्होंने ज़रूरत के वक्त हमें पैसे दिए हैं उनको मौका दिया जा सके कि वो भी कंपनी के ओनर बन जाए इंसेंटिव के तौर पे। तो सम टाइम ज्यादातर डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, लेकिन सम टाइम इरिडीमेबल या कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इस चैप्टर की बेस पे, जिसकी बेस पे नेक्स्ट जो हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे क्या कि जो डिबेंचर्स हैं ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। और इवन ये जो डिबेंचर्स के साथ ये लोन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब भी हम किसी से लोन लेते हैं ये सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। भी सिक्योर्ड लोन में और अनसिक्योर्ड लोन में क्या फर्क है? बिल्कुल सिक्योर्ड लोन में आपने जिस बंदे से पैसे रिसीव किए हैं लेंडर, उसको कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीजें उसके हवाले कर देते हैं। ठीक है, जिस बंदे से आपने लोन लिया, जैसे बैंक, नॉर्मली हमारी एग्जांपल में कॉर्पोरेट लेवल पे बैंक होगी, तो अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी और इंडिविजुअल से लोन लेते हैं और बदले में हमने जमानत के तौर पे उसके पास कुछ चीजें रखवा दी, तो इसे क्या कहा जाता है? सिक्योर्ड। और अगर हमने बदले में सिर्फ वादा किया कि आपको पैसे वापस कर देंगे, कुछ चीजें जमानत के तौर पे उनके पास नहीं रखवाई, उन्हें क्या कहेंगे? अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में फर्क समझ आ गया? एक चीज और समझ लीजिए, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपने किसी बंदे से लोन लिया, जमानत के तौर पे उसके पास कोई चीजें रखवाई, अब चीजें उसके पास चली गई, वो अपने घर चला गया, आपने क्या किया? लोन की अमाउंट जेब में डाली और फौरन आप करीबी थाने चले गए और वहां पे चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और फिर कहा सर मुझे लगता है कि मेरे जो चोर जो है ना वो इस घर में घुस रहा था, तो आप इधर जाके तलाशी लीजिए और मेरा माल बरामद करें। वो उधर से लोन भी ले लिया, उधर से पैसे भी ले लिए। कैसा पॉसिबल है? वो चीजें भी वापस होगी उसकी, ऐसा पॉसिबल है। इस चीज को रोकने के लिए याद रखे, जब कभी दुनिया में कोई भी पार्टी जमानत के तौर पे कुछ चीजें अपने पास रखवाती है तो एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है, जिसमें रिटन फॉर्म पे लिखा जाता है लोन एग्रीमेंट कि आपने ये लोन लिया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कब वापसी होगी उसकी, और साथ ही साथ खास तौर पे आपने जमानत के तौर पे क्या चीजें रखवाई हैं ये भी उसमें लिखवा लिया जाता है उस लोन एग्रीमेंट में।
तो याद रखें जितने भी लोन एग्रीमेंट होते हैं उनमें जो जितने भी लोन दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर फाइनल किया जाता है, लिखा जाता है। और कॉर्पोरेट पर्सनल जो हम एक दूसरे को लोन देते हैं वो शायद हम ज़बानी कलामी लोन देते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो भी लोन एक दूसरे को दिया जाता है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। और अगर वो लोन सिक्योर्ड है, जो कि नॉर्मली सिक्योर्ड होगा, तो सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीजें रखवाई जा रही हैं उनका जिक्र भी जरूर होता है, ताकि बाद में वो चोरी का इल्जाम ना लग सके उसके ऊपर। जी, डिबेंचर्स क्लियर हो गया। और लोन अगर हम बैंक से जाके, आप बैंक ने कहा जी 5 साल के लिए हम आपको लोन देने को तैयार है, अब इनमें कोई भी सिक्योरिटीज इशू नहीं हो रही, तो क्या ये शेयर कहलाएगा, डिबेंचर कहलाएगा या लोन? लोन कहलाएगा। लोन ज्यादातर बैंक से लिया जाता है, लेकिन अगर आपने कंपनी ने ऑलरेडी काफी ज्यादा लोन ले लिया है तो बैंक एक लेवल आएगा, बैंक भी रिफ्यूज कर देगा, कहेगा हम एक पार्टी को इतना ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो उस वक्त फिर मजबूरन जो कंपनी के डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने पर्सनल सोर्सेज से कंपनी को लोन के तौर पे कोई अमाउंट दे सकते हैं। तो कंपनी लोन हासिल कर सकती है ज्यादातर बैंक से, और एक्सट्रीम केसेस में अगर जरूरत पड़े तो डायरेक्टर्स या जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं इनसे भी लोन लिया जा सकता है। बैंक से लोन लेंगे 100% कंफर्म है सिक्योर्ड लोन होगा, सिक्योरिटी के बगैर बैंक 1 रुपया नहीं देगा। डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स से लोन लेंगे, मे बी सिक्योर्ड मे बी अनसिक्योर्ड हो। जी, तो कुछ पता चला हमें टाइप्स ऑफ बोरोइंग का। तो बोरोइंग की कितनी टाइप्स हैं? 3 तो नहीं है, 3 कहां से आ गई? 2 है। यहाँ डिबेंचर्स हैं, शेयर थोड़ी है। देखिए ऐसे ना किया करें, घूमन, मतलब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखा करें। तो बताइए अब ये बोरोइंग की कितनी टाइप्स हैं? हाँ, 2 टाइप्स है बोरोइंग की। कौन कौन सी टाइप है? डिबेंचर और लोन। तो डिबेंचर और शेयर में फर्क समझ आ गया आपको? डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो गए, खास तौर पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वाली बात। चलिए अब ऐसा कीजिए, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की रीडिंग कर लीजिए। आपको 4 मिनट दिए जा रहे हैं, एंड पे पास हुए क्वेश्चन जरूर देखें। इसके बाद फिर एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस करूंगा। अभी रीडिंग कर लीजिए, क्वेश्चन लेता हूं मैं, रीडिंग कर लीजिए।
जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। देखिए, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने पहले बताया था, बेसिकली वो डिबेंचर चूंकि ज्यादातर इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान में प्रेफरेंस शेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन लीगली दोनों में फर्क है। लीगली प्रेफरेंस शेयर्स बहरहाल शेयर्स हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने इशू करने हैं तो उनका मेमोरेंडम में जिक्र होना लाजमी है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन जो अगर आप डिबेंचर्स वगैरह इशू करना चाहते हैं, इनका मेमोरेंडम या आर्टिकल में जिक्र होना जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स बहरहाल शेयर्स, लीगली उन्हें शेयर्स समझा जाता है। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक टर्म यूज हुई है कि हम जो डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक्स के साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं? जो ऐसे लोग जो कि ऐसी कंपनीज जो कि कोई प्रोडक्ट फिजिकल गुड सेल परचेज नहीं करते बल्कि पैसों में डीलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे बैंक सबसे बड़ी एग्जांपल, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी पैसों में लेन देन करती हैं, डीलिंग करते हैं। ठीक है जी, जी बिल्कुल। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली टिपिकल कमर्शियल बैंक नहीं है। ठीक है, या लीजिंग कंपनीज जो हैं, मुदारबा कंपनीज जो हैं, ये टिपिकल बैंक्स नहीं है। ये क्या करते हैं? फर्ज कीजिए अगर मैंने एक प्रोजेक्ट चलाना है, मेरे पास आइडिया तो है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंक मेरा आइडिया देखेगा, वैल्यूएट करेगा, भाई इस आइडिया में जान है, फिर मेरे साथ एग्रीमेंट कर लेगा, जी हम पैसा डालते हैं, आप इस आइडिया को इंप्लीमेंट कीजिए, अगर बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो हम आपस में जो भी प्री डिफाइंड शेयरिंग है उस बेस के ऊपर प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। अब ये असल में तो पैसे मुझे इन कंपनी से भी मिल रहे हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये टिपिकल कमर्शियल बैंक नहीं है। इन्हें कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बैंक हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो आपको चेक बुक इशू करती है, क्या आप अपने अकाउंट से पैसे जब चाहे निकलवा लें। ठीक है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये काम बैंक की तरह करते हैं लेकिन ये कभी भी आपको चेक बुक इशू नहीं करता है। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? अब समझने के लिए कंसेप्ट समझने के लिए कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी, लीजिंग कंपनी जो है उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो हमारे कैफ लेवल के सिलेबस में शामिल नहीं है, सीफैब लेवल के सिलेबस में शामिल है। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं?
अच्छा, नेक्स्ट मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि एंड पे हमने सिक्योरिटी की बात की, तो मैं चाह रहा हूं कंसेप्ट आज बिल्ड हो जाए, इसके बाद इसको कंप्लीट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ मैं सिंपल डिस्कशन को रखते हुए बताना चाह रहा हूं आपको। हमने डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की कि डिबेंचर जो है या कोई लोन जो है, लोन भी इंक्लूड सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। और हमने ये सीखा कि जो सिक्योर्ड लोन का मतलब ये है कि आपने बदले में जमानत के तौर पे कुछ ना कुछ चीजें रखवाई हैं। अब अगला कंसेप्ट हमारा ये बनता है कि सिक्योरिटी की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, हम लीगली कितनी तरह की सिक्योरिटीज जो है वो रखवा के लोन ले सकते हैं। लॉ 3 तरह की सिक्योरिटीज को डिस्कस करता है। वो कहता है मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन और प्लेज। ये 3 तरह की सिक्योरिटीज रखवा के आप लोन ले सकते हैं। अब इनमें फर्क क्या है, ये फर्क जानना जरूरी है। प्लेज का मतलब ये होता है कि फिजिकली आप किसी के पास अपनी चीजें रखवा दें और फिर उससे लोन ले लें। जो हमारा लेंडर है वो सबसे ज्यादा सिक्योर, जिस बंदे ने लोन दिया है हमें, वो सबसे ज्यादा अपने आप को सिक्योर इस केस में फील करता है, क्योंकि फिजिकली चीजें उसके पास मौजूद होती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो नॉर्मली कंपनीज अपनी इन्वेंट्री किसी बैंक के पास रखवा के तो उस इन्वेंट्री के बदले में लोन ले लेती हैं, और फिर जैसे जैसे उनके पास पैसे आते हैं वो अपनी इन्वेंट्री जो है उसको रिलीज करवा लेते हैं। तो अगर मूवेबल आइटम्स किसी के पास फिजिकली रखवा के लोन लिया जाए, इसे क्या कहते हैं हम, प्लेज। इसी तरह अगर पर्सनल लेवल पे कोई लोन लेना चाहता है तो नॉर्मली लोग ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी आइटम्स जो है वो बैंक के पास रखवाते हैं और उसके बदले में लोन ले लेते हैं। कुछ बैंकों में भी आपने शायद ये लिखा देखा होगा कि जेवरात के बदले में कर्जा हासिल करें, तो वो प्लेज की एग्जाम्पल होती है। प्लेज का मतलब, प्लेज किन चीजों के ऊपर क्रिएट किया जाता है, मूवेबल आइटम्स के ऊपर, और उसमें फिजिकली चीजें जो लोन लेने वाला बोरोर है उससे लेंडर के पास चली जाती है, फिजिकली चीजें प्लेज में। हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज, इन दोनों में चीजें फिजिकली मौजूद बोरोर के पास ही होंगी, इस्तेमाल बोरोर ही कर रहा होगा, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ हमने ट्रांसफर किया होगा बैंक को। प्लेज क्लियर हुआ? फिजिकल पोजेशन किसके पास है, बोरोर के पास। और ये किस तरह की प्रॉपर्टी पे होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको मैंने एक वर्ड इससे पहले बोला था, क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है। नॉर्मल काउंटिंग में क्रेडिटर का मतलब आप कुछ और लेते हैं कि जिससे उधार चीजें हमने खरीदी हो, लेकिन लॉ में क्रेडिटर किसको कहते हैं, हर उस बंदे को जिसको हमने पैसे पेमेंट करने हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। उसी तरह लॉ में एक और वर्ड है, प्रॉपर्टी। आम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में प्रॉपर्टी आप किसको कहते हैं, आप लैंड और बिल्डिंग को प्रॉपर्टी कहते हैं। लॉ की लैंग्वेज में प्रॉपर्टी कहा जाता है हर एसेट को, हर एसेट को। शेयर की कैरेक्टरिस्टिक में शायद आपने एक लाइन पढ़ी हो, शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप शायद उसको हैरान हो कि प्रॉपर्टी कैसे, प्रॉपर्टी वो लैदा बिल्डिंग होती है और ये शेयर कैसे हो सकता है बिल्डिंग। तो वहां पे जब लॉ ये कहता है शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ क्या कहना चाह रहा है कि शेयर आपके लिए एक तरह से एसेट है। तो यहां पे जब हमने लिखा मूवेबल प्रॉपर्टी तो आप हैरान तो नहीं होंगे कि इसके आगे एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग की क्यों नहीं दी, इसलिए कि लॉ जब वर्ड प्रॉपर्टी यूज करता है इससे उसकी मुराद होती है एसेट। तो ये हमारा प्लेज की एग्जांपल हो गई। इसके बाद हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज। मॉर्टगेज को पहले समझ लेते हैं। मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को की सिक्योरिटी पे लोन कैसे हासिल किया जा सकता है, ये कंसेप्ट समझ लीजिए। जब हम बैंक्स के पास लोन लेने के लिए गए, बैंक ने कहा हाँ भाई बताओ जमानत के तौर पे तुम मेरे पास क्या चीजें रखवाओगे। हमने कहा सर ये देखिए लैंड है हमारे पास और बिल्डिंग है। तो बैंक ने कहा लैंड और बिल्डिंग तुम मेरे पास लेके थोड़ी आओगे, ये तो जिधर है उधर ही रहेंगी और इनके ऊपर इनको तुम ही इस्तेमाल करते रहोगे, हमें सिक्योरिटी के तौर पे तुम कैसे दोगे। हमने कहा सर हम ऐसा करेंगे कि अपने ओनरशिप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारी ट्रांसफर डीड है, आपने अगर कुछ ट्रांजैक्शन को देखा हो तो आपको अंदाजा होगा कि जब भी कोई ये लैंड की सेल परचेज होती है तो बाकायदा इसके ट्रांसफर डीड डॉक्यूमेंट्स बनते हैं,
जो हम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसको रजिस्टर भी करवाते हैं, जिसे आम जबान में हम कहते हैं वो पटवारी के पास वो रजिस्टर करवाना, ठीक है, हम बिल्कुल लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो हमने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। जब हमने किसी बंदे से चीजें ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स बने थे, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप के आपके पास रखवा देते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की गैर मौजूदगी में हम इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकेंगे। तो उसने कहा ठीक है, बिल्कुल ये बात ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि तुम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो और फिर हम एक एग्रीमेंट अलग से होगा नॉर्मल कि जी हमने ये अमाउंट लोन की दी, इतने अरसे में आपने रीपे करनी है, सिक्योरिटी के तौर पे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखवा दिया। इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? मॉर्टगेज। लेकिन एक एडिशनल कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, इसमें भी बाज़ औक़ात जो बोरोअर्स हैं वो फ्रॉड करते हैं। वो क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे दिए बैंक को और उसके बाद जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पहुंच के वहां जाके अप्लाई किया कि सर हम ऑफिस से घर आ रहे थे, रास्ते में डॉक्यूमेंट्स हमारे जो वो गिर गए हैं, आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हमें निकलवा के दे दीजिए। और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लिए और किसी दूसरे बैंक के पास लोन लेने के लिए पहुंच गए या किसी दूसरे बंदे को सेल कर दी प्रॉपर्टी। तो इसीलिए जो बैंक है वो क्या करता है, कहता है ठीक है डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मेरे पास आपने रखवा दिए, ठीक है, अब दोनों चलते हैं गवर्नमेंट का जहां पे लैंड का रिकॉर्ड होता है वहां पे जाके भी एंट्री करवा देते हैं कि आपने ये प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्टगेज करवा दी हुई है। फिर वहां पे वो जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है जिसे हम कहते हैं वो पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है, पटवारी के पास जो रिकॉर्ड होगा उसमें फिर एंट्री हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी इस बैंक के नाम पे मॉर्टगेज हो गई है। अब जब तक ये बैंक एनओसी नहीं देगा ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती। बैंक कहेगा हाँ अब मेरी तसल्ली हो गई कि अब ये प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाती, मेरी मर्जी के बगैर आप इसको बेच नहीं सकते। तो ये कौन से टाइप हुए? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज में बोरोअर को ये तसल्ली होती है कि मेरी चीजें मेरे पास इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, ठीक है, इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। प्लेज में प्रॉब्लम ये होती है कि इस मतलब वो है बैंक की कस्टडी में। प्लेज और मॉर्टगेज में फर्क समझ आ गया आपको? नेक्स्ट कंसेप्ट है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का कंसेप्ट क्या है? अब मैंने आपको बताया कि मॉर्टगेज में अगर वो पार्टी जिसने लोन लिया है, कंपनी, सेल करना चाहे इसे सेल कर सकती है? नहीं कर सकती। यहां पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि आपने अपनी ये वाली प्रॉपर्टी जो इस एड्रेस पे वाकया है, इतना उसका एरिया है, वो आपने हमारे पास मॉर्टगेज करवा दी। बाकायदा उसकी तस्वीरें भी लगी होती हैं। हाइपोथिकेशन की जरा नेचर समझिएगा। इसमें भी हम बैंक के पास जाते हैं, हम कहते हैं जी लोन लेना है। बैंक कहता है अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास क्या रखवाएंगे? हम कहते हैं सर देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी तो बहुत सी है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, अक्सर औकात उस प्रॉपर्टी को सेल करके उससे प्रॉफिट हासिल करते रहते हैं। समझ लीजिए हमारा साइड बिजनेस भी है ये। तो हम आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बांध नहीं सकते कि आपसे लोन लिया और आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवा दी, फिर तो इसका मतलब ये होगा जब तक हम लोन वापस नहीं करेंगे हम उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। अरेंजमेंट जरा समझिएगा क्या है। हमने बैंक से कहा सर ऐसा कीजिए, हम आपसे लोन लेते हैं 50 मिलियन का, हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी है 100 मिलियन की, टोटल हमारी 10 प्रॉपर्टीज है लाहौर में, 100 मिलियन की है। हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवा देते हैं, लेकिन शर्त यह है, एग्रीमेंट ये होगा कि एग्रीमेंट पे लिखा होगा कि हमारी, ये नहीं लिखा होगा कि हमारी ये इस एड्रेस पे वाकया ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हम आपके हवाले कर रहे हैं बतौर जमानत। हम प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम उसमें क्या लिखेंगे कि इस कंपनी की लाहौर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को हमने दे दी। मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिजिकली तो नहीं दे सकते, बैंक को दे दी सिक्योरिटी के तौर पे, ये लिखा जाएगा। अब इसमें और इसमें फर्क समझ आया? इसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया था लोन एग्रीमेंट कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट में हम लोन ले रहे हैं, और इसमें जब तक हम रीपे ना करें हम प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। यहां पे हमारी वर्डिंग क्या थी? हमने प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई नहीं किया। यहां पे वर्डिंग क्या थी हमारी लोन एग्रीमेंट में कि हमारी इस कंपनी की लाहौर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी हमने
बैंक के नाम पे सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को दे दी। अब इसमें होगा क्या, इसमें अब कंपनी के पास ये पावर है कि वो जब चाहे 10 में से कोई भी 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टी सेल कर सकती हैं, कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर और अगर उसे लगे कि किसी जगह पे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने वाली है, वहां पे प्रॉपर्टी जब नई प्रॉपर्टी खरीदेगी तो ऑटोमेटिकली जिन प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल कर दिया वो हमारे इस सिक्योरिटी में से निकल जाएंगी, और जिस नई प्रॉपर्टी को खरीद लिया वो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी में आ जाएगी। क्योंकि लोन में हमने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई नहीं की थी। हमने क्या स्पेसिफाई किया था, हमने कहा था जो भी इस कंपनी की लाहौर में प्रॉपर्टी होगी वो हमने सिक्योरिटी के तौर पे आपको दी। अरेंजमेंट समझ रहे हैं? अब इसमें आपके जहन में ये आ रहा होगा कि बैंक इसमें ज्यादा सिक्योर है, इसमें कम सिक्योर क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है वो कंपनी 10 की 10 प्रॉपर्टी बेच के निकल जाए। भाई इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल। अब ये बैंक को भी पता है, बैंक जाहिर इतना मासूम तो नहीं है कि अपना नुकसान करेगा। बैंक वाले फिर क्या कहते हैं, वो एक कंडीशन लगाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हमें ये मंजूर है कि आप एग्रीमेंट में ये लिख दें कि लाहौर में आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास होगी, आपने हम सिक्योरिटी तौर पे हमें दी। लेकिन साथ ही एग्रीमेंट में एक चीज और लिख दीजिए कि किसी भी वक्त आपकी जो टोटल प्रॉपर्टी लाहौर में है उसकी वैल्यू 60 मिलियन से कम नहीं होगी। ये भी साथ में शर्त लगाएं। इसका मतलब यह हुआ कंपनी जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकती है, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसने जो बैंक के साथ एग्रीमेंट में मिनिमम अमाउंट एग्री की होगी उससे कम नहीं होगी। ये अरेंजमेंट समझ आए? बहरहाल इस अरेंजमेंट के बावजूद प्रैक्टिकली इसको थोड़ा रिस्की समझा जाता है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कंपनी बैंक को तो ये कि सर 60 मिलियन की है हमारे पास प्रॉपर्टी, और अंदर खाते उसको बेच दे, तो निस्बतन इसकी ये। लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस में तीनों ऑप्शन चलते हैं। आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे, प्लेज भी करवा सकते हैं आप अपने प्रॉपर्टी को, हाइपोथिकेशन भी क्रिएट करवा सकते हैं, और मॉर्टगेज भी करवा सकते हैं। मॉर्टगेज का एक दूसरा नाम फिक्स चार्ज भी कहलाता है, इसे फिक्स चार्ज भी कहते हैं मॉर्टगेज को। हाइपोथिकेशन को फ्लोटिंग चार्ज भी कहते हैं जी। तो कुछ तीनों तरह की सिक्योरिटी में फर्क समझ आया क्या है? ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, तो अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये कंसेप्ट दोबारा क्विकली रिवीजन इसकी करवाऊंगा, क्योंकि एक तो रीजन ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, और दूसरा शायद अब 2 दिन का गैप आ गया, कल भी क्लास नहीं होगी हमारी, शायद कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, तो इस वजह से कंसेप्ट शायद आपके जहन से निकल जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले इसकी क्विक रिवीजन करवाऊंगा, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। खास तौर पे आपने नाम जहन में रखना है, इनकी वर्किंग, और ये फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है जी। जी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।